Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about the experimental proof of semi-conservative method of DNA replication. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन मॉडल। तो आप सबको पता है कि पहली बार जब जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी चल रही थी तो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी फाइनली डीएनए आरएनए ये सब जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका प्रूफ हर्शे एंड चेस ने किया था। उसके बाद डीएनए डबल हेलिकल मॉडल होता है और डीएनए से एक नया डीएनए बनता है। इसके बारे में फर्स्ट टाइम आपका वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में कहा था, बट इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाटसन क्रिक नहीं दे पाए। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जानने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है बाय द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दो साइंटिस्ट 1958 में एक मिशेल्सन और एक स्टॉल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 1958 में मिशेल्सन स्टॉल्स के द्वारा दिया गया था। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपना फोटोकॉपी तैयार करता है, अपने जैसा एक फोटोकॉपी बनाता है। इसी को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि 50% जो डीएनए होगा वो न्यूली सिंथेसाइज होगा और जो 50% डीएनए होगा वो पेरेंटल डीएनए होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये एक हमारा ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड। अब इससे क्या होता है कि दो हमारे जो अलग अलग स्ट्रैंड है ओपन होते हैं और एक नया, एक व्हाइट कलर में आपको एक न्यूली सिंथेसाइज एक स्ट्रैंड नजर आ रहा होगा, जिससे जब इसको हम लोग कट करते हैं तो कट करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो येलो कलर में ओल्ड स्ट्रैंड का डीएनए था, इसका मतलब कि इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए कह सकते हैं। और जो नया जो डीएनए येलो कलर में आपको दिख रहा है, जो व्हाइट कलर में आपको जो डीएनए दिख रहा है वो आपका न्यूली सिंथेसाइज यानी न्यू स्ट्रैंड है। तो आप देख सकते हैं कि 50% न्यू डीएनए और 50% ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोला गया। बट कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन पे अपना कुछ और अलग अलग मेथड्स दिया, जिसमें एक आता है कंजर्वेटिव मेथड, एक आता है डिस्पर्सिव मेथड, एक आता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यानी कि डीएनए के रेप्लिकेट करने के तरीके के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंजर्वेटिव मेथड को। कंजर्वेटिव मेथड में ये बोला गया कि जो डीएनए का जो मॉडल है या डीएनए का जो हेलिक्स है, जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, एक डीएनए आपका हूबहू पेरेंट्स का होगा और जस्ट फोटोकॉपी, यानी कि एक डीएनए आपका न्यूली सिंथेसाइज यानी कि नया एक डीएनए बन जाएगा। एक नया डीएनए बन गया, इसका मतलब यह है कि इसको कंजर्वेटिव बोला गया। कंजर्वेटिव मतलब कंप्लीट एक डीएनए से नया डीएनए बनना, ठीक है। दूसरा आते हैं डिस्पर्सिव मेथड। जो सेकेंड जो आपका डिस्पर्सिव मेथड है, डिस्पर्सिव मेथड में बोला गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बट स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड किसे कह रहे हैं हम? स्कैटर्ड मतलब ये इस प्रकार से, स्कैटर्ड का मतलब ये इस प्रकार से बनेगा, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में एक और आपका स्कैटर्ड फॉर्म में बनेगा। इसको बोला गया डिस्पर्सिव मेथड, यानी कि छुप छुप के बनाना, रुक रुक के बनना, इसको बोला गया। जिसमें स्ट्रैंड क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिंथेसिस में नहीं बनते हैं। बाद में फिर क्या होता है कि इसमें ये स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं और दो नए डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं, जिसे डिस्पर्सिव मेथड बोला जाता है। और फाइनली जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया उस समय वो था हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहने का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बनना, जिसमें 50% पेरेंट का डीएनए और 50% न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है। जैसे हम इसे समझते हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए अनवाइंड होके अलग अलग स्ट्रैंड तैयार होंगे, जिसमें आपका नया डीएनए स्ट्रैंड बाद में इससे आके अटैच हो जाता है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रैंड है, इसमें ये जो येलो कलर में जो स्ट्रैंड है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड मतलब जो ऑलरेडी पहले से ओल्ड डीएनए में हमारे मौजूद
थे। और जो आपको व्हाइट कलर में जो डीएनए, व्हाइट कलर में जो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं वो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्ड हुए। इसका मतलब कि अगर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो 50% ओल्ड डीएनए और 50% न्यू डीएनए। बट अब यहां पर सबके सामने ये दुविधा थी कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिशेल्सन स्टर्ल्स ने 1958 में दिया था। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इसको कैसे प्रूफ किया। सबसे पहले मिशेल्सन और स्टर्ल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ टूल्स लिया, कुछ केमिकल्स लिए। तो 2-3 केमिकल से ध्यान समझिएगा। मिशेल्सन स्टर्ल्स ने अमोनियम क्लोराइड नाम का लिक्विड लिया, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड में जो आपका नाइट्रोजन था वो 2 नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स लिए गए, एक N14 वाले और एक N15 वाले। मिशेल्सन स्टर्ल्स ने 2 मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक हैवी मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन का और एक लाइट मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसमें 2 सॉल्यूशन चूज किए गए। एक सॉल्यूशन चूज किया गया अमोनियम क्लोराइड का जिसमें नाइट्रोजन 15 यानी कि हैवी मॉलिक्यूल्स था, और एक सॉल्यूशन चूज किया जिसमें नाइट्रोजन लाइट मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन 14 था, ठीक है। साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए लिया जाता है। ये देखिए सीजियम क्लोराइड जो डेंसिटी ग्रेडियंट को मापता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को एक ऐसे मीडियम में डाला गया, यानी कि इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिशेल्सन स्टर्ल्स ने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया आपको बार बार मिल रहा होगा क्योंकि उस समय एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे सुटेबल माना जाता था। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जो मीडियम आपका अमोनियम क्लोराइड का हैवी मीडियम था, ठीक है। जिसमें जो डीएनए था ई कोलाई के अंदर वो ये सोचता है कि हम जितना जल्दी N15 वाले को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। तो जब ऑब्जर्व किया गया और बाद में आपका उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से जब जेनेटिक मटेरियल को निकाला गया और उसको एक जार यानी कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट वाले मीडियम में डुबाया जाता है, तो ये डीएनए क्या था, N15 यानी हैवी मीडियम को ऑब्जर्व कर लिया था। ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ कि जब उसको आपका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में जब डुबाया जाता है तो अगर हैवी रहेगा तो हमको ही पता है और सबको पता है कि जो अगर हम लिक्विड लेते हैं तो जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। तो हुआ ये कि जो N15, इसने तो N15 ऑब्जर्व करा था, तो N15 क्या हुआ, नीचे बैठ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को इस मीडियम से निकालकर दूसरे मीडियम यानी कि लाइट मीडियम में डाला जाता है, N14 वाले मीडियम में डाला जाता है। अब जैसे वो बैक्टीरिया वहां गए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं वो बैक्टीरिया अपने अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स को। अब हुआ क्या कि वहां पर जो डीएनए थे वो किसको ऑब्जर्व करने लगे, वो ऑब्जर्व करने लगे N14 मीडियम को, और वो तब तक ऑब्जर्व करते रहे जब तक कंप्लीटली वो अपने आप को रेप्लिकेट न किए। जब उसके बाद जब इन्होंने अपना रेप्लिकेशन जब कंप्लीट किया N14 वाले मीडियम में, जब ई कोलाई ने अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करा तो उस केस में फिर जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब निकाला जाता है फिर से उसको सीजियम क्लोराइड में इस मीडियम में जब डुबाया जाता है तो देखा क्या आता है कि ना तो ये नीचे बैठ रहा है यानी ना ही ये हैवी यानी नीचे और ना ही ऊपर, एक नया मीडियम तैयार कर रहा है जिसको हम लोग हाइब्रिड मीडियम बोल रहे हैं। जिसमें क्या पाया गया उनके जेनेटिक मटेरियल में N14 और N15 दोनों का ग्रेडियंट उनको मिला, ठीक है। अब इसको एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए वो एक्सपेरिमेंट ये रहा, ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट, ठीक है। आप ध्यान देंगे सबसे पहले एक हम ऐसा डीएनए लेते हैं जो कि N15 मीडियम यानी हैवी मीडियम में ग्रो कराया गया है। वहां से उसको जेनेटिक मटेरियल को निकालकर हम एक जार में जिसमें सीजियम क्लोराइड मिला हुआ है, सीजियम क्लोराइड भरा हुआ है, उसमें हम डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है अपने आप को नीचे शो करता है, यानी हैवी है तो नीचे डूब जाएगा, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो हैवी वाला था N15 वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसको क्या किया गया, 20 मिनट के बाद जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसको क्या किया था, इस डीएनए को निकालकर लाइट मीडियम में कर दिया जाता है, N14 वाले मीडियम में कर दिया जाता है। और उस केस में जब ये देखा जाता है कि सीजियम क्लोराइड में जब इस जेनेटिक मटेरियल को डुबाया जाता है तो ना ही लाइट और ना ही हैवी इनको मिलता है, ना नीचे कुछ मिला ना ही ऊपर कुछ मिला, ये सीधा एकदम बीच में आपका एक लाइन फॉर्म करता है जिसको हाइब्रिड मीडियम बोला जाता है, जिसमें
N14 के ग्रेडियंट्स और N15 के ग्रेडियंट्स दोनों इक्वली रूप में नजर आ रहे थे। अब इसी रेप्लिकेशन को फिर से और आगे कंटिन्यू कराया जाता है और कंटिन्यू करने के लिए फिर से उसको N14 वाले मीडियम में ही रखा जाता है। तो N14 वाले मीडियम में जब रखेंगे तो क्या होगा कि जो और डीएनएज होंगे और जो जेनेटिक मटेरियल वो किसको ऑब्जर्व करेगा, N14 को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, N14 को ऑब्जर्व किया तो हुआ कि आप देखिएगा ये जो डीएनए है एज सेम टू सेम। ठीक है, अब ये डीएनए क्या होंगे, एक व्हाइट कलर वाला यहां बना, एक येलो कलर वाला यहां बना, एक व्हाइट कलर वाला यहां बना, एक व्हाइट कलर वाला आपका यहां बना, एक येलो कलर वाला यहां बना। अब नया जो इसमें स्ट्रैंड मैच कर रहा है वो नया स्ट्रैंड कौन सा मैच कर रहा है, एक N14 वाला मैच कर रहा है, इसमें भी एक N14 वाला नया आके ऐड हुआ, इसमें भी आपका N14 वाला आके नया ऐड हुआ और इसमें भी एक N14 वाला आके नया ऐड हुआ। यानी कि इसमें जब देखा गया, जब सीजियम क्लोराइड में इसको डाला गया और सीजियम क्लोराइड में जब देखा गया इसको कि क्या हमारा रिजल्ट मिलता है और सेंट्रीफ्यूगेशन कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक लाइन ऊपर में फॉर्म्ड करता है लाइट के लिए, जिससे हमको नजर आ रहा है कि एक लाइट और दो लाइट, हमारे दो लाइट मीडियम में ग्रो किए हुए डीएनए नजर आ रहे हैं और एक लाइट हाइब्रिड मीडियम में हमें नजर आता है जिसमें एक लाइन लाइट का एक लाइन हैवी का नजर आता है। ठीक है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट कर रहा है। इसको और अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो आपका एक ऐसे हम एक डीएनए ले लेते हैं, ठीक है, जो कि N15 मीडियम में ग्रो कराया गया है। अब इसको एक ऐसे मीडियम में डाला गया जो N14 वाला था, तो हमको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि सेमी कंजर्वेटिव में आपका एक जो डीएनए का स्ट्रैंड जो बनेगा इस प्रकार से वो सेपरेट होगा। ठीक है, इसको कौन से मीडियम में डाल दिया गया, N14 में डाल दिया गया। तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा वो N14 वाला होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर में बना N14 वाला जो ऑलरेडी पहले से था वो N15 वाला था, ये भी आपका N14 और एक N15, यानी कि हाइब्रिड शो करने लगे हाफ हाफ, जिससे हमें पता चलने लगा कि आधा जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स का है और आधा न्यूली सिंथेसाइज है। इसको अगर फिर से हम 20 मिनट रुक के यार इसको हम लोग फिर से रेप्लिकेट करने का मौका देते हैं। अब ये क्या होगा, कंटिन्यू, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ये कंटिन्यू N14 को N14 में ही रखना है। ठीक है, इधर उधर स्प्लिट नहीं करना है। अब होगा क्या कि फिर से अनवाइंड करेंगे, ओपन होंगे, तो ओपन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारा N15 वाला स्ट्रैंड बनेगा, ये रहा। ठीक है, आपका व्हाइट कलर में N15 वाला रहा स्ट्रैंड, ठीक है, और एक आपका येलो कलर में N14 वाला स्ट्रैंड। हम ये किसको स्प्लिट कराए हैं, इसको, ये पहले डीएनए को। फिर दूसरे डीएनए में भी आपका एक व्हाइट कलर में होगा, ठीक है, एक व्हाइट कलर में आपका डीएनए बनेगा और एक येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे कि एक येलो कलर में आपका डीएनए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। अब ये कौन से मीडियम में ग्रो हो रहा है, N14 में। कौन से ग्रो हो रहा है, N14 मीडियम में ग्रो हो रहा है। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि जब N14 मीडियम में जब हम ग्रो कराएंगे तो N14 वाले मीडियम को देखिएगा, N14 वाला किसको माने थे, येलो कलर वाले को। N14 मीडियम, N14 मीडियम, N14 वाला स्ट्रैंड मतलब हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें N15 N14 कौन हो गया, ये N14 हो गया, ये भी क्या हो गया N14, ये ऑलरेडी पहले से N14 था, ये आपका N15 N14 N14 और N14। यानी कि हम ये दो डीएनए को देख के कह सकते हैं कि आपका जो मेसेल्सन स्टॉल्स ने जो एक्सपेरिमेंट करा वो सेमी कंजर्वेटिव रहा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, दैट्स ऑल।